ये दुर्भाग्य है, सिलेक्टिव ट्रीटमेंट, सिलेक्टिव अप्रोच की, और इसीलिए और ज्यादा शक के दायरे में आती है ये सरकार और इसकी पुलिस, क्योंकि जहां देखिए ढूंढ करके लाए जाते हैं और उसी क्राइम के लिए एक नॉन मुस्लिम के खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए ये चीज साक्यों सिद्धार्थ ये ज्यादा शक की नजर से देखा जाता है, और जब इस तरीके की अप्रोच होगी, जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कानून के इम्प्लीमेंटेशन में, वो नहीं दिखती। और तमाम कई उदाहरण शीतल ने दिए, आपको भी और उदाहरण याद हो। देखिए, सबसे ताजा तरीन उदाहरण उन्होंने बहराइच का मामले का दिया है, जहां पे एक 20 साल की लड़की जो है उसको किस तरह से मारा गया है। एक मुस्लिम लड़की है जिसके साथ ऐसा हुआ है। और दिल्ली का वो कांड जिसमें टुकड़े टुकड़े किए गए थे, काट काट के फेंक दिया गया था, वो तो बहुत सुर्खियों में रहा। लेकिन इस घटना को स्थानीय अखबारों ने छापा, उसके बाद कुछ जगह मुझे डिजिटल उसमें दिखा, लेकिन बहुत ज्यादा किसी प्रदेश स्तर के अखबारों में सुर्खियों में मुझे नहीं दिखाई पड़ा। पता नहीं, अगर नहीं। छपा हो तो मैं नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे दिखा नहीं कहीं। और जबकि बहुत ही जघन्य वो कांड है। कुछ और उन्होंने उदाहरण अभी दिए शीतल जी ने। एक उदाहरण तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बुंदेलखंड में जहां अगवा करके मर गई वो लड़की। इस तरह हाँ। के तमाम सारे केसेस हुए हैं। लेकिन बात वही है कि जिस सिलेक्टिव अप्रोच के साथ और जिस दुर्भावना के साथ अपराधों को लिया जाता है, या अपराधों का के मामले में कार्रवाई को किया जाता है, वो अपने आप में जरूर एक सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई में अपराध को रोकने में सरकार की रुचि है, या सरकार की रुचि ये बताने में ज्यादा है कि अपराध करने वाला व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है। जैसा कि अभी गोमती नगर वाला कांड सबके सामने है। शायद उस दिन सदन में या सदन के आसपास हम लोग सभी लोग वहां मौजूद थे, जहां पर कि मुख्यमंत्री ने 2 लोगों के नाम लिए, एक यादव और एक मुस्लिम। इत्तेफाक से 29 लोग अब तक पकड़े गए हैं, एक वही यादव है, बाकी तो अन्य लोग हैं उसमें। और शायद जितनी जनसंख्या में हिस्सेदारी है, उतने भी अल्पसंख्यक बिरादरी की हिस्सेदारी उन अपराधियों में नहीं है जो लोग पकड़े गए हैं। लेकिन फिर भी उन 2 लोगों के नाम लिए गए और उनके साथ विशेषण लगाया गया कि ये सद्भावना के सिपाही जो है पकड़े गए हैं। तो इससे एक मंशा साफ होती है कि जो आदमी सर्वोच्च कुर्सी पे बैठा है, उस सर्वोच्च कुर्सी के इरादे जो है वो नेक नहीं है। क्लीन हैंड्स के साथ वो न्याय नहीं कर रहे हैं किसी भी इस तरह के मामले में। चूंकि ये मामला समाजवादी पार्टी के एक नेता के साथ जुड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। चूंकि 75 दिन तक इस मामले में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, 75 दिन के बाद चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद उपचुनाव की पूर्व संध्या या उपचुनाव को होना है, उससे पहले अचानक से इस मामले को दर्ज भी किया गया और इस तरह की तेजी दिखाई गई, तो उन्होंने डीएनए जांच की मांग की है। मुझे नहीं लगता है कि डीएनए जांच तो केस को और मजबूत ही कर देगा, अगर ऐसा होता है तो, या अगर इन मामलों में इस बात की गुंजाइश रहती है या ऐसा किया जा सकता है, तो ये तो अगर आरोपी है, आरोपी के मामले को और ज्यादा मजबूत करेगा। अभी तक तो आरोपी के बारे में एक इकबालिया बयान, एक बयान है जो पीड़िता ने दिया है, और उस बयान के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया है। और जैसा कि अभी एक उसी बेकरी में काम करने वाले एक व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, शायद उत्कर्ष सिन्हा शामिल होंगे। वो अयोध्या के स्थानीय पत्रकारों के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उस व्हाट्सएप हाँ। ग्रुप में जो मैं अलग अलग लोगों की जो रिपोर्ट्स में देख रहा हूँ, वो अलग अलग रिपोर्ट्स में किसी राजू नाम के व्यक्ति का बार राजू बार नाम के व्यक्ति का। जिक्र हो रहा है। उसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। और इनको जो महोदय हैं, जिनको जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनको उसको बचाने का वो बताया जा रहा है। कुछ इस तरह की बातें अभी कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही सही नहीं हाँ। है, क्योंकि वो लोग कोई विवेचक नहीं है मामले के। उन लोगों ने भी वहां जाकर इर्द गिर्द आसपास से कुछ जानकारियां इकट्ठा करके अपनी अपनी खबरें दे रहे होंगे। लेकिन ये बात तो आगे तय होगी। बस इस मामले में जो तेजी है, बड़ी अच्छी बात है। अगर इस तरह के त्वरित कार्रवाइयां, इस तरह की तेजी, 75 दिन का समय न लगे,
इस तरह के मामले सामने आते ही एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाइयां हो, तो अच्छी बात है अगर ऐसा होता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है। अभी होता है। एक हमारे जनप्रतिनिधि का जिक्र किया, एक और जनप्रतिनिधि है जिनकी तो वीडियो शायद ही देश का कोई हिस्सा रहा हो जहां वायरल ना हुआ हो। वो महात्मा हैं, संत हैं। उनके तो मुकदमे तक वापस लेने की कवायद शुरू कर दी गई थी। जिनके तस्वीरें पूरे देश भर में उनके जिनके वीडियो वायरल हुए, उनके मुकदमे तक की वापस लेने की कवायद की गई थी, शुरू की गई थी या कोशिश की गई। तो ये इस तरह का जो सिलेक्टिव अप्रोच होता है अपराधों के मामले में, अपराधियों को डील करने के मामले में, ये जरूर सवाल खड़ा करता है कि आपकी मंशा बहुत साफ नहीं है। आपको बिल्कुल इस तरह के जघन्य अपराधियों को सजा देनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला भेजना चाहिए और अदालत को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को अपनी तरह से विवेचना करनी चाहिए, जैसा कि इस तरह के प्रकरणों में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हाल की ही दुर्घटनाएं ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि जिस तरह की तेजी यहाँ दिखाई जा रही है, उसके ठीक विपरीत बहुत हल्के तरीके से हैंडल किए गए हैं। इससे भी कहीं ज्यादा दुर्दांत मामलों गंभीर को मामले। ये जरूर सवाल खड़ा करता है कि आपकी मंशा दरअसल कुछ और है। और जिस तरीके से देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों का एक दल गया है, उसने अपनी रिपोर्ट भी शायद सुनते हैं पेश कर दी है, लोकसभा तक इस मामले को उठाया गया है। तो अच्छी बात है अगर ऐसा करते हैं और इसे एक प्रैक्टिस बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जहां भी महिलाओं के साथ अपराध हो, जहां भी इस तरह की घटनाएं हो, उन तरह की घटनाओं में इसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए या इसी तरह की तेजी दिखाई जानी चाहिए। लेकिन अफसोस की जो गाजीपुर का मामला बता रहे हैं, एक जौनपुर का भी मामला हुआ, स्कूल जाने वाली बच्ची को जिसको बनारस में फेंक दिया गया, जिसके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद, दुराचार करने के बाद जिसको बनारस में फेंक दिया गया। इस तरह की घटनाएं और भी हुई हैं। उन घटनाओं में भी जो कि इससे ज्यादा जघन्य है, उनमें भी इससे ज्यादा मजबूती और तेजी के साथ, सख्ती के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए इस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।